हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम यूजीसी नेट के कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक करा था अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आज ये इसकी थर्ड वीडियो है, जिसके अंदर मैं आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगी अकाउंट एंड ऑडिटिंग के बारे में। तो आज के हमारे टॉपिक रहेंगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, साथ में हम पढ़ेंगे अमलगमेशन और मर्जर क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो ये सब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग वो होता है जहाँ पर हम किसी ह्यूमन की एसेट्स के बारे में बात करते हैं। मतलब हम इसके अंदर कुछ गुड्स या स्टॉक्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम एक ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम एक एसेट्स के तौर पे ले रहे हैं। तो इसके मेथड में आता है हमारा दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ बेस्ड ऑन कॉस्ट और सेकंड होता है हमारा बेस्ड ऑन वैल्यू। तो बेस्ड ऑन कॉस्ट पे हमारे चार मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ओरिजिनल कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। तो इसमें ये जो मेथड है ये किसने डेवलप करा था? बर्मोट ने, फ्लैमहोर्ट्स ने और पाइल ने। तो इन्होंने क्या बोला था कि जैसे हम किसी पर्सन की कितनी वैल्यू लगाएंगे, अगर जैसे मैं किसी कंपनी के अंदर गई और मैंने बोला कि मेरी क्या वैल्यू है, तो उन्होंने क्या बोलेंगे कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हें हमने जब हायर किया तो उस टाइम पे जो भी हमारा रिक्रूटमेंट पे, सिलेक्शन पे और हायरिंग पे और तुम्हें ट्रेनिंग और डेवलप करने पे जो भी हमारा पैसा लगा, वो आज के टाइम पे तुम्हारी वैल्यू है। तो किसी भी पर्सन की वैल्यू क्या रहेगी? रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग और डेवलपिंग आर कैपिटलाइज्ड एंड रिटर्न ऑफ ओवर द एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ इन द एचआर ह्यूमन रिसोर्स। तो ये किसी भी पर्सन की उन्होंने वैल्यू बताई। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। इसके बाद आता है हमारा रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपॉर्चुनिटी। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अंदर क्या आता है? जैसे इसके अंदर कोई पर्सन ये बोले कि अगर आप मुझे रिप्लेस करेंगे, तो आप मुझे रिप्लेस करेंगे तो आप उसकी कितनी कॉस्ट लगाएंगे। तो इसके अंदर आता है हमारा, ये किसने डेवलप करा था? लिंकट ने और एरिक ने। तो इसके अंदर ये बोलते हैं दिस अप्रोच वर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन what would cost the firm if the existing human resource are required to be replaced with other of equivalent talent and experience। मतलब कोई पर्सन जाके किसी कंपनी के अंदर बोलता है अगर आप मुझे हटाएंगे, अगर आप मुझे रिप्लेस करेंगे तो आप मेरी क्या वैल्यू लगाएंगे। तो ये होता है हमारा सेकंड। थर्ड आता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच किसने दी थी? ये दी थी जॉन्स ने। और इसके अंदर आता है हमारा कंपीटिंग बाइडिंग। तो इसके अंदर ये होता है कि जैसे कि अब हमने ली कॉलेज की बात, तो इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिया कॉलेज से। जैसे कि एक कॉमर्स के अंदर एक हमारी पोस्ट खाली है, कोई है मिस्टर ए जिसको वो फायर कर रहा है, जिसको वो निकाल रहे हैं। तो वो क्या देखेगा, अगर उसको किसी कंपनी से निकाल रहे हैं और उसके पास 3 ऑफ़र आते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे जा सकता है, या तो वो आर्ट्स डिपार्टमेंट में चला जाए, मेडिकल में या नॉन मेडिकल में। आर्ट्स में जाएगा तो उसको मिल रहा है 2 लाख रुपए, मेडिकल में जाएगा तो 20,000 और नॉन मेडिकल में जा रहा है तो 15,000। तो वो उसको कौन सा बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो लेगा, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे इस केस में हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी ये 2 लाख वाली। तो इसको बोलते हैं हम ऑल्टरनेटिव बेस्ट वैल्यू, कि उसके लिए ऑल्टरनेट के तौर पे उसकी कौन सी बेस्ट वैल्यू उसके लिए रहेगी। फोर्थ आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। स्टैंडर्ड कॉस्ट के अंदर क्या बोलता है, ये हमारी डेवलप की थी डेविड वॉटसन ने। इसने बोला था जैसे कि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, अब पोस्ट कोई भी हो पर सबकी क्या है, वैल्यू जो रहेगी वो सेम रहेगी। जैसे चाहे ए हो, बी हो या सी हो, सबको सेम मिलेगी, जो भी उनकी सैलरी होगी 5 लाख। तो ये सबके लिए स्टैंडर्ड रहेगी, किसी के लिए भी ऐसे नहीं है पर्सन टू पर्सन चेंज करे। सेकंड हमारा आता है, फर्स्ट हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन कॉस्ट, सेकंड आता है बेस्ड ऑन वैल्यू। वैल्यू के ऊपर क्या बेस्ड रहेगा, तो हमारा आता है, हमारा फिफ्थ होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मॉडल। तो ये हमारा दिया था ले एंड स्कॉट्स ने। इसने बोला था जैसे कोई मिस्टर ए है, वो 25 ईयर से उसको मतलब सैलरी मिल रही थी 50,000 पर मंथ। तो 12 साल में उसे कितनी मिली? 6 लाख। अब उससे कितने कितने साल का उसका एक्सपीरियंस है? 35 ईयर्स का। और उसका रिटायरमेंट कब होगी? जब वो 60 ईयर्स का हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम उसकी सैलरी के ऊपर, मतलब उसे कितनी अर्निंग हुई, इस मेथड के अंदर हम वो सारा निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले लिए ईयर्स की, मतलब फर्स्ट ईयर में उसको कितनी सैलरी मिली? 6 लाख रुपीज़। और उसकी प्रेजेंट वैल्यू तब क्या आती है हमारी? 0.909। और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करके उसकी हम अर्निंग जो है, फ्यूचर की अर्निंग जो है, वो हम इसके अंदर निकाल लेते हैं। अब इसकी 2 लिमिटेशन होती है कि जो इंक्रीज़ हो रही है, अगर सैलरी के अंदर इंक्रीज़ आएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, तो इससे वो डिफ़र हो जाएगा। और दूसरा, अगर उसे कोई बढ़िया पोजीशन मिल गई, उसकी आने वाले टाइम पे अगर उसकी प्रमोशन हो गई, तो उस केस में भी ये थोड़ा चेंज हो जाता है।
ऑल एम्प्लॉयज़ आर क्लासिफाइड इन स्पेसिफिक ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड स्किल्स। तो उसको हम अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं, जैसे जिसकी जो एज है उसमें अलग जाएगा और स्किल्स के अकॉर्डिंग। फिर आता है हमारा रिवॉर्ड वैल्यूएशन मेथड। ये दिया था हमारा फ्लैमहोर्ड्स ने। इसने बोला था इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी और एन एम्प्लॉय मूवमेंट फ्रॉम वन रोल टू अनदर इन हिज करियर। तो इसके अंदर वो एक पॉसिबिलिटी देखता है, अगर कोई पर्सन ए है, अगर आज उसको ए डिपार्टमेंट में लगा रखे हैं और कल को उसको बी डिपार्टमेंट में लगाया जाएगा उसके करियर के अंदर, तो उसमें कितनी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कब लगाया जाएगा, तो उसके अंदर ये आता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका कितना रिवॉर्ड जो है उसका चेंज होगा, रिवॉर्ड में कितना डिफर होगा, तो वो सब इसके अंदर आता है। इसके बाद आता है हमारा नेट बेनिफिट मेथड। अब नेट बेनिफिट मेथड ये दिया था हमारा मॉर्स ने। इसने बोला था जो भी हमारे ईयर्स हैं मल्टीप्लाई करेंगे, इसने जो भी बेनिफिट उनको मिला है, कॉस्ट कितनी थी उनकी, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, बेनिफिट माइनस कॉस्ट। इस बेनिफिट में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो वो हमारा आ जाएगा नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू से। यहाँ पे हमने 10% ली है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। 8th मेथड आता है हमारा सर्टेनिटी इक्वेलेंट नेट बेनिफिट मेथड। ये दिया था हमारे ऑर्गन ने। इसने क्या बोला था, नेट बेनिफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे चांसेस के साथ में, या फिर जो भी उसके इक्वेलेंट सर्टेनिटी होगी, कितने टाइम के बाद उसे कितना निकाला जाएगा, कितना उसे रिवॉर्ड मिलेगा, उसके साथ में उसे मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा वैल्यू उसके साथ में आ जाएगी। 9th आता है हमारा एग्रीगेट पेमेंट अप्रोच। ये हमारी दी थी एस.के. चक्रवर्ती ने। ये हमारे फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट इसके अंदर इन्होंने क्या रखा कि ग्रुप्स को है ना इंडिविजुअली उन्होंने डिवाइड नहीं किया, उन्होंने बोला ग्रुप के अंदर ही करेंगे। तो इसके बाद आता है हमारा कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व। अगर हम होल्डिंग कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसमें सब्सिडरी कंपनी में क्या आएगा, हमारा प्रीमियम लेते हैं हम। फिर उसके बाद गुडविल, और गुडविल होगी तो हम बोलेंगे एसेट साइड के अंदर जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर। और अगर हम डिस्काउंट के ऊपर दे रहे हैं तो हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व है ये हमारा, और ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और इसमें आता है गुडविल होगी तो एसेट्स में। तो ये दोनों हमारे केस बनते हैं, ये हमने पढ़ लिया। फिर आता है मर्जर और दूसरा होता है हमारा एक्विजिशन। तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि मर्जर और एक्विजिशन क्या होता है, तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो को पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर आता है हमारा अरेंज्ड मर्जर। अरेंज मर्जर हमारे कौन देखा था, तो ये हमारा इसने डेफिनेशन कौन दिया था, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसके अंदर आता है हमारा अरेंज करता है सभी मर्जर को फॉर फाइनेंशियली सिक कंपनीज। अवर्स टेक ओवर्स, इसमें आता है एक्विजिशन ऑफ पब्लिक कंपनी बाय प्राइवेट कंपनी, जब कोई पब्लिक कंपनी एक्वायर कर रही होती है किसी प्राइवेट कंपनी को। फिर आता है नेगोशिएटेड मर्जर, मर्जर वेयर मैनेजमेंट ऑफ बोथ द फर्म कम्स टू एन एग्रीमेंट विच इज दैट प्लेस बिफोर शेयर होल्डर्स। तो ये होता है हमारा नेगोशिएटेड। इसके बाद अब हम डिफरेंस देखते हैं मर्जर और एक्विजिशन के बीच में। तो ये आता है हमारा, फर्स्ट होता है मीनिंग। मर्जर के अंदर क्या होता है, 2 और मोर कंपनी जो है वो नई फर्म को बनाती है। और एक्विजिशन में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी बनती है, वन एंट्री परचेज बिजनेस ऑफ अनदर एंटिटी। तो एक कोई होती है एंटिटी, वो एक दूसरी एंटिटी को परचेज कर लेती है। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कंपनी, क्या इससे कोई नई कंपनी बनकर आती है, येस। और एक्विजिशन के केस में नो। फिर आता है नेचर ऑफ डिसीजन। इसमें सबका साथ में डिसीजन को लेके देखा जाता है। इसमें कभी कभी फ्रेंडली और हॉस्टाइल भी हो सकता है। डिसीजन ऑफ एक्वायरिंग एक्वायर्ड कंपनी, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ कंपनीज, इसमें कितनी इन्वॉल्व होती है, इसमें 3 एंड इसमें 2। पर्पस, ये क्यों ऐसा करते हैं कि मर्जर हो जाए, तो ये इसमें होता है डिक्रीज कंपनी एंड इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फॉर इंटेनियस ग्रोथ, इसमें अगर हमें ग्रोथ अच्छी चाहिए होती है तो वो एक बड़ी एंटिटी बन जाती है। फिर आता है हमारा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो इसमें मेथड्स आते हैं हमारे नेट एसेट्स बेसिस और इंट्रिंसिक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड और ब्रेकअप वैल्यू मेथड, एसेट्स बैकिंग मेथड। नेट एसेट्स ऑफ कंपनी डिटरमाइंड एंड डिविडेंड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन टू वैल्यू गुडविल। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारा जो फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी ईच शेयर का निकालना हो तो उसमें हमारा फॉर्मूला बनता है फंड्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यील्ड बेसिस इनकम मेथड के अंदर अब हम बात करें तो इसमें हमारा निकलता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड अपॉन पेड अप इक्विटी कैपिटल।
दूसरा होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पेड अप वैल्यू से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें फेयर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका हमारा फॉर्मूला बनेगा जो भी अभी हमने ऊपर दोनों निकाले थे, नेट एसेट्स और यील्ड वैल्यू, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा डुअल मेथड आ जाता है। डुअल मतलब दोनों ही। इसके बाद आता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, वन कंपनी इन्वॉल्व, नंबर ऑफ केसेस ऑफ 2 और मोर कंपनी ज्वाइनिंग टुगेदर। जब 2 और 2 से ज़्यादा कंपनी साथ में मिल रही होती है तो उसको हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन हमारे 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल, सेकंड वन इज इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जब बाहर की कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एग्जिस्टिंग ऑफ लिक्विडेशन एंड इट इज़ रीनेम्ड ऑल्ट्रेशन। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि कंपनी के अंदर ऑल्ट्रेशन हो रहा है। न्यू कंपनी फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ एग्जिस्टिंग। इसमें क्या होता है, एक नई कंपनी बनकर आती है और वो पुरानी वाली कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये एक तरह से होता है रीऑर्गेनाइजिंग, मतलब ठीक करना, पुरानी वाली कंपनी को ही रीऑर्गेनाइज करना, फिर से ऑर्गेनाइज करना। इसके अंदर आता है हमारा इंक्लूडिंग द रिडक्शन ऑफ क्लेम ऑफ बोथ द शेयर होल्डर्स एट द क्रेडिटर अगेंस्ट द कंपनी। तो इसके बाद आता है हमारा एमेलगमेशन। एमेलगमेशन के अंदर होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब 2 एग्जिस्टिंग कंपनीज, इनके बीच में मर्जर हो रहा होता है और ये साथ में जुड़ रही होती है, उसके बाद में हमारी वन कंपनी जब बाहर निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एमेलगमेशन का मतलब होता है 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज जॉइन टुगेदर। जब 2 और 2 से ज़्यादा कंपनी साथ में मिल रही होती है और उसके बाद एक नई कंपनी को बनाती है या एक नए फॉर्म को बनाती है या न्यू आइडेंटिटी निकल कर आती है, तो उसको हम बोलेंगे एमेलगमेशन। अब एमेलगमेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, ये आपने अपने बीकॉम में पढ़ा होगा, जिसके अंदर आता है हमारा इन द नेचर ऑफ मर्जर और दूसरा होता है इन द नेचर ऑफ परचेज। तो इन द नेचर ऑफ मर्जर के अंदर आता है ट्रांसफरी कंपनी मस्ट टेक ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरी कंपनी होता है वो सभी शेयर्स को, लाइबिलिटीज को ले लेती है ट्रांसफरर कंपनी के। एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विल बी टेकन ओवर टू द ट्रांसफरी कंपनी एट द बुक वैल्यू। वो बुक वैल्यू के ऊपर लेते हैं, और अगर एटलीस्ट 90% ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी मस्ट एग्री टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो इस केसेस के अंदर हमारे नेचर ऑफ मर्जर होता है। द ट्रांसफर कंपनी must be discharge the amount of purchase consideration by issuing its share of the equity shareholder of the transfer company if there is any fraction should be paid in cash। अगर paid in cash में है तो उसमें हम देखेंगे। और nature of purchase के अंदर एक ही केस बनता है हमारा, if any one or more of the above mentioned condition are not fulfilled। अगर इनमें से जो 3 कंडीशन हमने पढ़ी है, अगर ये कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो वो हमारा नेचर ऑफ परचेज में ऑटोमेटिकली चला जाता है। इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है वो आता है हमारा एमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो। इसके बाद आते हैं हमारे मेथड्स, जिसमें हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो इसमें हमारे 4 मेथड होते हैं, लमसम मेथड, शेयर एक्सचेंज रेशियो मेथड, नेट एसेट्स मेथड, नेट पेमेंट मेथड। टाइप ऑफ मर्जर, टाइप ऑफ मर्जर भी आते हैं हमारे। मर्जर कितने टाइप के होते हैं, ये आते हैं हमारे 5, जिसके अंदर आता है हमारा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का मतलब होता है अ मर्जर बिटवीन फर्म दैट आर इन्वॉल्व इन द टोटली अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी। जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी के अंदर है उनको साथ में लेकर आना। मर्जर बिटवीन 2 कंपनी हैविंग कॉमन बिजनेस एरिया, अगर उनका कॉमन बिजनेस एरिया है तो इसमें भी 2 टाइप होता है, प्योर और मिक्स्ड। प्योर में आता है इट इन्वॉल्व फर्म विद नथिंग इन कॉमन, उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो आता है हमारे प्योर टाइप के अंदर। और मिक्स्ड में आता है इट इन्वॉल्व द फर्म दैट आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट एक्सटेंशन। अगर कोई फर्म है वो प्रोडक्ट का एक्सटेंशन करना चाहती है या मार्केट एक्सटेंशन करना चाहती है तो वो आएगा हमारा मिक्स्ड के अंदर। फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल मर्जर। हॉरिजॉन्टल मर्जर में आता है अ मर्जर एक्वायरिंग बिटवीन कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री। अगर वो सेम इंडस्ट्री कर रहे होते हैं तो वो आता है हमारा हॉरिजॉन्टल में। मार्केट एक्सटेंशन, मार्केट एक्सटेंशन में आता है जब भी जो सेम प्रोडक्ट हो बट वो सेपरेट मार्केट के अंदर हो और उसको सेम प्रोडक्ट को आगे बढ़ाना हो तो आता है हमारा मार्केट एक्सटेंशन में। प्रोडक्ट एक्सटेंशन में आता है हमारा A product extension merger take place between 2 company organization that deal in product that are related to each other and operate in the same market। अब इस वाले में क्या था, वो डिफरेंट मार्केट के अंदर थे न्यू मार्केट एक्सटेंशन में, और प्रोडक्ट एक्सटेंशन में होता है कि वो सेम मार्केट में भी होता है और उनका जो प्रोडक्ट है वो भी सेम ही होता है। वर्टिकल मर्जर में आता है अ मर्जर बिटवीन 2 कंपनी प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज।
for one specific finished product. A vertical merger occurs when two or more firms operating at different level within an industry and supply chain merger operation. तो ये आता है हमारा वर्टिकल मर्जर के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, साथ में हमने मर्जर और एक्विजिशन के बारे में पढ़ा और एमलगमेशन के बारे में पढ़ा और फिर इनके हमने मेथड्स को देखा। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।